गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग कर रहे हैं सैम्पल पेपर 24-25 का, जो कि केमिस्ट्री के लिए है। आपका केमिस्ट्री कोड होता है 043। ये सीबीएसई ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है, ठीक है। इसे पब्लिश किया है अपनी सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट पे, जो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है। और बहुत चांसेस होते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी सैम्पल पेपर में से आ जाते हैं। कुछ तो एज इट इज़ आ जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि कुछ उसके जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ये प्रॉपर पैटर्न है। 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो टोटल 33 क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं। सेक्शन ए में आपके 16 एमसीक्यूज होते हैं 1 मार्क के। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं फॉर 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में आपके 7 मार्कर क्वेश्चंस 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन डी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन ई में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जहां पे आपके 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यानी कि हर क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है आपका, जहां पे एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज एमोनोलाइसिस of ethyl chloride followed by the reaction of the amine so formed with 1 mole of methyl chloride gives an amine। ठीक है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो इथाइल क्लोराइड है उसका आप एमोनोलाइसिस करेंगे, ठीक है। आपको पता है ना कि अमोनिया होता है, उसमें आप आरएक्स का एडिशन करते हो, ठीक है। तो एडिशन करते करते आपको क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट मिल जाता है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NH2। यहाँ पे आपको मिलेगा, वेट एक मिनट, मैं फिर से एक बार लिख के दिखाती हूँ बच्चा कैसी रिएक्शन होती है। आपका जब अमोनिया रिएक्शन करता है, ठीक है, RX के साथ, तो रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे आपका एक HX यहाँ से निकल जाता है और आपको मिलता है RNH2 पॉजिटिव, ठीक है ना। आपको मिलता है RNH2, ठीक है ना। इस तरह से आपको मिलता है, ये वाली रिएक्शन आपको मिलती है। इसके बाद फिर से RX से रिएक्शन होती है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, R2NH, ठीक है। फिर रिएक्शन होती है RX के साथ और आपको मिलता है R3N, ठीक है ना। यहाँ पे फिर एक बार RX आ जाता है। अब आपको मिलता है क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, यानी कि R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। यहाँ पे आपकी बार आपका हेलोजन भी आके अटैच हो जाएगा, तो क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब इथाइल क्लोराइड, यहाँ आपका जो RX है ना, ये एक इथाइल क्लोराइड है। जब इसका अमोनोलाइसिस आप करते हो, ठीक है, अमाइन से रिएक्शन करते करते, ठीक है, तो आपका 1 मोल मिथाइल क्लोराइड को जब यूज़ करके आप करते हो तो आपको एक अमाइन मिलता है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कलाइन। आपका हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट आप लोगों ने किया था ना, ये उसी से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला कि हिंसबर्ग टेस्ट जो आप करते हो उसके लिए आपसे पूछा था कि हिंसबर्ग टेस्ट है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, आपका एक हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, उससे रिएक्शन करेगा कौन, आपका अमीन, ठीक है ना। और आपको प्रोडक्ट देगा जो कि इनसॉल्युबल इन एल्कलाई होगा, यानी कि वो आपका सेकेंडरी अमीन होगा। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो इसका आंसर है बी, इसका हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आपका फ्लोरीन है वो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, ठीक है, जो कि बॉन्ड लेंथ को छोटा कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा कार्बन से। समझ रहे हो आप, ठीक है ना। और कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो बड़ा होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट होगा वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, किसका, CH3Cl का, ठीक है। फिर है आपका मैच द प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्टिनोइड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी वाला, ठीक है। लेंथेनॉइड विच हैज़ 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका है बी। लेंथेनॉइड विद विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ए, यानी कि सीरियम। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन हो गया बेटा ए वाला करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रोमो एल्केन्स एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमो एल्केन आपको ये दे रखा है इस ग्राफ के अंदर, आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो बच्चे जो इसका आंसर होगा वो होगा डी वाला,
कैसे? जो नंबर 1 है, ठीक है, ब्रोमो एल्केन यानी कि ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो ब्यूटेन, और एक आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, और आपका है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इन 4 में कंपैरिजन आपको करना था बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, जो ब्रोमो मीथेन है वो तो सबसे छोटा हो गया, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम हो गया, ठीक है। क्यों? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3Br, ठीक है। फिर आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, आपके पास प्रोपेन है, 2 पे ब्रोमो है और 2 पे ही मिथाइल है, तो सरफेस एरिया आपका कम है, तो इसलिए इसकी जो मोलिकुलर मास है इससे ज़्यादा है ना, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। फिर देखिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, ये ब्यूटेन 4 कार्बन की चेन हो गई और यहाँ पे आपका आ गया ब्रोमो, ठीक है ना, तो ये आपका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, ठीक है। मोलिकुलर मास इसका ज़्यादा होगा, कंपेयर कर लीजिएगा। फिर अब 1 ब्रोमो ब्यूटेन, अब है जो ब्यूटेन लगा है वो 1 पे लगा है, यानी कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया और भी ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से आपका ये वाला ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। समझ में आ गया? ग्राफिकली शो किया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि है ये कैसे आंसर आ गया, ये कैसे क्वेश्चन आ गया, पर घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, ब्रोमो एल्केन का, और सिर्फ सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इस ग्राफ की जरूरत थी भी नहीं आपको, आप 4 ऑप्शन देखते समझ जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली अभी हमने किया 1 ब्रोमो ब्यूटेन का। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इन द रिएक्शन इज दिस, ठीक है, R2P रिएक्शन है, एरो गायब है यहाँ से। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है आपको R की, व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द ऑर्डर K इज गिवन, तो बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन है आपके पास हाफ लाइफ के लिए, दैट इज 0.693 अपॉन K, ठीक है ना, आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है बड़े आराम से, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है आपको, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो फाइंड अगर करोगे, कैसे फाइंड करोगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है, ठीक है, आपको हाफ लाइफ निकालनी है, जबकि K आपको दे रखा है, तो हाफ लाइफ निकालनी है, K आपको दे, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है ना, और हाफ लाइफ देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपकी इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन की, लेकिन यहाँ कॉन्सेंट्रेशन देने का मतलब है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ से आपको पता करना पड़ेगा। और पहली बात आपका यूनिट देखो, ठीक है ना, हाफ लाइफ की जो यूनिट है आपकी वो है, देख लो यहाँ पे, और ये मोल पर लीटर से भी आपको पता चल रहा होगा। तो आपको जो हाफ लाइफ का यहाँ पे एक्सप्रेशन लगना था 0 ऑर्डर के लिए, वो था आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना, R0 अपॉन 2K, ये एक्सप्रेशन आप लगाओगे क्योंकि आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन दिस इज ट्रीटेड विद वाटर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, ठीक है, आपके पास ये पूरा का पूरा कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, इसको ट्रीट किया है वाटर के साथ, तो क्या बनेगा? तो बच्चा देखो रिएक्शन कैसी होगी, C6H5 है यानी कि बेंजीन है, ठीक है, इसके पास है COO, ठीक है, और यहाँ पे है COCH3, ठीक है, ये आपका एनहाइड्राइड है एक तरह से, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराइए वाटर के साथ, आप इसका हाइड्रेशन करा रहे हो एनहाइड्राइड का, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। कैसे? इस वाटर का डिकम्पोजिशन होगा H+ और OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये H+ चला जाएगा इस O नेगेटिव के साथ, यानी कि आपका बनेगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH, तो ये रहा बेंजोइक एसिड। फिर यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इस पर जाएगा OH नेगेटिव, तो COCH3 है यानी कि CH3COOH, तो क्या बना आपका? इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला ऑफ कोबाल्ट 3rd क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ दे रखा है आपको बताना है एक्स एंड वाई इन द अबव टेबल आर, जो ये एक्स और वाई है वो क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है बच्चा वो बी है। एक्स क्या होगा आपका? CONH3 होल 4 Cl2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। कैसे पता चला ये आपको कि ये होगा? देखो बच्चा, बड़ी इजी ट्रिक होती है पता करने की। आप देखिए यहाँ पर जब आपका पहला सोल्ट बना था वो था आपका 3 क्लोराइड के साथ, ठीक है। सेकंड जो नीचे बना वो 2 क्लोराइड के साथ बना, ठीक है।
अब देखो जो आपका एक अलग से जो इसके बाद जो सॉल्ट बनेगा वो ऑब्वियसली एक क्लोराइड का होगा। तो एक क्लोराइड के लिए आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं, बी और सी, है ना? तो बी और सी में से कोई एक आंसर है, ठीक है? अब हमारा जो आंसर निकलेगा वो वाई वाले ऑप्शन से निकलेगा। अब देखो जो आपका यहाँ पे वाई है वो आएगा 1:3। ऐसा क्यों? देखो ना, ये 1 है और ये 3 का रेशियो है तो 1:3। ये 1 है और 2 का रेशियो है तो 1:2। और x हमारा क्या आया था? 1:1 का रेशियो तो 1:1 का रेशियो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? 1:3। तो आपको जो बी और सी में कंफ्यूजन था वो किसने क्लियर किया? बी वाले ने, यानी कि वाई वाले ने क्लियर किया। तो आपका आंसर आ गया बी। समझ में आया बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बीटा डी ग्लूकोज एज इट्स मोनोसेकेराइड यूनिट? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि बायोमोलिक्यूल्स में से आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बड़ी बड़ी यूनिट्स में से, ठीक है? तो इसका आंसर है आपका सेलुलोज। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था इसका, मैंने बताया था। तो 2 बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स ज्वाइन करता है ये एज अ मोनोसेकेराइड यूनिट। तो आंसर इज सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following sets correctly represents the increase in paramagnetic property of the ions? ये तो आपको पता चलेगा आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो किस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पता कैसे करोगे? उसके सबसे पहले एटॉमिक नंबर से इन 4 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखिए, ठीक है? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से उनके उतने इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दीजिए। फिर देखिए कि डी सब शेल में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचे हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है? तो इस बेस पे आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। यहाँ पे गिवन है क्लियरली कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट इज गिवन, टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज। बच्चा ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी ही नहीं, ठीक है? इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए आपके पास कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक्सप्रेशन होता है, दैट इज initial concentration of R is equal to initial concentration of R e to the power minus kT, ठीक है? जहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है R की वो आपकी 0 होती है, ठीक है? और e to the power minus kT भी आप 0 लेते हैं। समझ में आया? जो कि पॉसिबल नहीं है एट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ t, इसलिए यहाँ पे जो टाइम है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि कंप्लीशन की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अ स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब, शी टुक अ कंपाउंड एक्स एंड रिड्यूस्ड इट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। व्हाट कुड बी द कंपाउंड एक्स? इसका आंसर है नाइट्रोबेंजीन। ऐसा क्यों? एनिलीन प्रिपेयर करना है, एक एक्स कंपाउंड लिया गया है जो कि रिड्यूस किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल एज अ कैटलिस्ट उसको रिड्यूस किया गया है। तो किसको रिड्यूस किया होगा? आपके नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये है आपके पास नाइट्रो। इस O2 को हटाकर H2 लगा है। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये आपको मैंने ये रिएक्शंस कराई हैं अपनी वीडियोस में। तो रिडक्शन किया है, O2 को रिमूवल करके हाइड्रोजन का एडिशन किया गया है, तो इट इज नाइट्रोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एन ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिल अमीन? बेटा या तो वो एल्डिहाइड होगा, है ना, या कीटोन होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको कीटोन दिया हुआ है, एल्डिहाइड नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स योर आंसर इज ए, CH3COCH3, ठीक है? क्योंकि यही एल्डिहाइड कीटोन होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखा रहे हैं विद हाइड्रोक्सिल अमीन ऑक्साइम देने के लिए। समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आपको कंपाउंड दिया हुआ है, इट हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो तो आप निकाल के देखिए, ठीक है? while this has a paramagnetic moment of 4 unpaired electrons, ठीक है? तो इसको निकाल के देख ले एक बार, क्या तभी पता चलेगा। मैग्नीज की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैग्नीज है, एटॉमिक नंबर इज 25, ठीक है? यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3, तो मैग्नीज +3 का आपको लिखना है। आर्गन इज 18, आपके पास बचे 4H2 3D 5, ठीक है?
25 के लिए, और +3 के लिए 1 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, आपके पास बचा 3d4, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, जबकि वो बोल रहे हैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, साइनाइड है आपके पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा देगा। ठीक है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, फिर ये बोल रहा है देखो अब यहाँ पे आपका ये भी +3 में है, यहाँ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये वीक लिगेंड है। बिल्कुल करेक्ट, तो एसरेशन तो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है? इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल करेक्ट है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, करेक्ट। इन्वॉल्विंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट बेटा। समझ में आ गया? चलिए, नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देयर इज अ स्लो इंक्रीज in molar conductivity with dilution and can be represented by the equation this। ठीक है, इक्वेशन तो करेक्ट है हमारी। ठीक है आपका, लेकिन जो ये बात कह रहा है ना वो थोड़ी सी गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ना यहाँ पे स्लो इंक्रीज नहीं होता मोलर कंडक्टिविटी में विद डाइल्यूशन। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन तो करेक्ट है मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट वो स्लो इंक्रीज नहीं होता, ये फास्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर NaCl, CaCl2 एंड MgSO4 इन अ गिवन सॉल्वेंट एंड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफरेंट। हाँ, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि एक मिनट, ये इक्वेशन में तो इनकरेक्ट लग रही है। देखो देखो, हाँ ये तो नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, इट इज रॉन्ग। यहाँ पे आएगा आपका करेक्ट एक्सप्रेशन, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस AC²½ यस, ये पूरा ही गलत है बेटा आपका, एक्सप्रेशन इज रॉन्ग। ठीक है, रीजन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बायसल्फाइड। ठीक है, करेक्ट है, ये नहीं बनाता। ग्लूकोज एग्जिस्ट्स इन 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरनोज स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये तो फॉल्स है। रीजन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इक्वल टू के। हाँ, ये ट्रू है खैर। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए कि ए इज फॉल्स, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए MCQ खत्म होते हैं, आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। नाइट्रोजन गैस इज सोल्यूबल इन वाटर एट टेम्परेचर 293 Kelvin. The value of Henry's constant is given. How would the solubility of nitrogen vary? Increase, decrease or remains the same? क्या होगा? ठीक है, at a temperature above 293 Kelvin, if the value of KH rises to 88.8 Kelvin bar। ठीक है बच्चा, आपको पता है जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब जब ये आपसे कह रहे हैं कि टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज हमने कर दिया है। ठीक है, नहीं यहाँ पे इन्होंने KH को इंक्रीज किया है। ठीक है, लेकिन देखो अगर टेम्परेचर तो सेम है आपका, हाँ अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे बेटा तो जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि KH की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा आप कैसे लिखोगे कि सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, अब जब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस बिकम्स लेस सोल्यूबल बिकॉज इट्स KH वैल्यू इंक्रीजेस। अगर KH की वैल्यू को इंक्रीज किया गया है तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उन्होंने पूछा ना क्या करेगी, इंक्रीज, डिक्रीज या सेम, तो वो डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आया रीजन क्यों? क्योंकि KH की वैल्यू को वो इंक्रीज कर रहे हैं। पहले कितनी थी? 76.48 K बार, अब कितनी कर दी है? 88.8 K बार, तो इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर गई। ठीक है, नाउ क्लोरोफॉर्म and acetone are mixed to form an azeotrope. The mole fraction of acetone in this mixture is this. Predict whether the boiling point of azeotrope formed will be this, this or this and defend your answer with reason. अब देखो बच्चा, सबसे पहली बात जो इसका आंसर आएगा वो होगा आपका 64.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों?
क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होते हैं ना, ये नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। ठीक है, राउल्ट्स लॉ से दे फॉर्म नेगेटिव डेविएशन, दे शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, जिसकी वजह से दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। ठीक है ना, एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। अब इस पॉइंट पर जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का जो हमें मिलेगा, दैट विल बी हायर देन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो इसीलिए देखो तीनों में टेम्परेचर किसका सबसे ज़्यादा है, आपका इसका ज़्यादा है। समझ में आया बच्चा? बच्चे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होते हैं ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव डेविएशन होती है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे तो वो नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। ठीक है ना, अब नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स होते हैं, आपको पता है इन्वर्स होते हैं ये। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का मतलब क्या है कि टेम्परेचर विल बी हाई। तो हाई टेम्परेचर किसका होगा, तीनों में ज़्यादा किसका दिख रहा है, 64.5 का दिख रहा है, तो वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन को समझने का खेल है खाली, बाकी सब आसान होता है। अ सोडा बॉटल विल गो फ्लैट, लूज इट्स फिज, ठीक है, फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? वाई और वाई नॉट? बच्चा, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स होते हैं ना, जैसे कि श्रीनगर, ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर। ठीक है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये आपको पता है। देयरफॉर द कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्ड इन वाटर, क्योंकि फिज का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि डिजोल्व्ड है वाटर के अंदर, वो कम होगी श्रीनगर में, दैट विल बी लेस, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। अब जब प्रेशर ही लो है तो डिजोल्व होने में प्रॉब्लम होगी गैस को, समझ रहे हो ना, इसलिए श्रीनगर में जो आपका सोल्युबिलिटी है दैट विल बी लेस। समझ में आ गया, इसीलिए वो जल्दी फिज हो जाते हैं, जल्दी ही वो फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट? शुगर कैसे हेल्प करता है बेटा, प्रिजर्व, जो हम फ्रूट्स को प्रिजर्व करते हैं ना, शुगर ऐड करने पे या सोल्ट को ऐड करने पे वो बैक्टीरियल एक्शन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस, जो बैक्टीरियाज होते हैं इन कैंड फ्रूट, ठीक है ना, वो लूज करते हैं वाटर को, कौन, ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं, जिसकी वजह से वो श्रिवल होते हैं और डाई हो जाते हैं। समझ में आ गया, ऑस्मोसिस की वजह से जो कैंड आपके फूड, कैन में जो बंद होते हैं ना फूड, ऑस्मोसिस की वजह से वहाँ पे जो फ्रूट्स हैं वो अपने वाटर को लूज कर देते हैं। और जब वाटर को लूज करेंगे तो क्या होगा, जो आपका फूड है वो श्रिवल कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बैक्टीरियाज है वो भी श्रिवल कर जाएंगे, यानी कि सिकुड़ जाएंगे और वो डाई हो जाएंगे। इसलिए जो शुगर है वो हेल्प करता है शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको ज़्यादा दिनों तक आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, नाउ आईयूपीएसी नेम बताना है आपको इस कंपाउंड का, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम डाई एक्विडो, ठीक है, ऑक्जेलेटो, ये रहे ऑक्जेलेटो, ठीक है ना, डाई ऑक्जेलेटो है ये भी, ठीक है, एंड क्रोमेट थर्ड, ठीक है, हाइड्रेट। समझ में आ गया, चलिए नाउ नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कौन सा मेटल प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन में, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आयरन होता है। ठीक है, विटामिन B12 के अंदर कौन होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, ये आपका एक तरह से एप्लीकेशन पार्ट आ गया किसका, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये सेल दे रखा है, रिप्रेजेंट द सेल शोन इन द फिगर, आपको सेल लिखना है बड़े आराम से। वाई है, ठीक है, Y+2, ये आपका सोल्ट ब्रिज हो गया, या X पॉजिटिव और आपका X, ठीक है, ये हो गया। नेम द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सोल्ट ब्रिज, आपका सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दे दिया, यहाँ पे आयंस होते हैं, ठीक है, जो करंट कैरियर्स होते हैं। राइट द रिएक्शन टेकिंग एट द एनोड, एनोड की रिएक्शन आपको लिखनी है, तो Y गिव्स यू Y+2 इलेक्ट्रॉन्स, पता है आपको ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। ठीक है, नाउ फॉर द सेल रिप्रेजेंटेड एज, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, कैथोड एनोड फाइंड करने, कैथोड कौन सा है, ये वाला, और एनोड कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यानी कि कैथोड है आपका सिल्वर, एनोड है आपका मैग्नीशियम। राइट द ओवरऑल रिएक्शन, आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, बड़े आराम से आप लिख सकते हो, दैट इज मैग्नीशियम +2 Ag प्लस गिव्स यू मैग्नीशियम +2 Ag। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय राइटिंग द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट इन ईच केस, दोनों लिखने हैं, मेजर भी और माइनर भी।
देखिए आपको रिएक्शन करानी है, ऑब्वियसली आपका ब्रोमीन निकल जाएगा साइनाइड के पोटेशियम के साथ और साइनाइड को लगा देगा, ये बनेगा CH3CH2CN प्लस KBr। तो ये हो गया आपका मेजर और ये हो गया माइनर। फिर एल्कीन से HBr रिएक्शन मार्कोनिकोव एडिशन है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आपका है एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कीन बना के आपको देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन सब बड़े आराम से कर सकते हो, एलिमिनेशन होगा। नाउ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म्ड बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन, यस ऑब्वियसली। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एंड इट्स पोजीशन, टाइप कौन सा, एल्डिहाइड था, पोजीशन क्या थी, फर्स्ट कार्बन थी, ठीक है। गिव अ केमिकल रिएक्शन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, केमिकल रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, आप बड़े आराम से लिख सकते हो, एनसीईआरटी में आपको गिवन है बच्चा, ठीक है। नाउ सेक्शन सी, राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग ऑन टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन, कॉपर क्लोराइड का इनर्ट इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिप्लेस्ड विद कॉपर क्लोराइड। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर को देगा, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, वहाँ पे 2 क्लोराइड्स हैं जो क्लोरीन बनाएंगे विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका हो गया, ठीक है। अगर कॉपर क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया गया है कॉपर सल्फेट से तो क्या होगा, तो बच्चा क्या होगा, सिंपल है, एनोड पे रिएक्शन हो जाएगी अब आपकी सल्फेट, ठीक है, -2 जो आपको देगा H2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये एनोड पे हो जाएगी। कैथोड पे क्या होगी, कॉपर प्लस 2 एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को और आपको देगा कॉपर, सिंपल है, ठीक है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलरोश लॉ, बहुत इजी क्वेश्चन है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपको लिखना है, ठीक है। क्या एक्सप्रेशन होगा, इक्वल टू ट्वाइस, एल्यूमिनियम 2 है ना आपके पास, 2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, ठीक है, प्लस सल्फेट कितने हैं, 3 है आपके पास, तो 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयंस SO4 -2। आगे समझ में, सिंपल कोलरोश लॉ है आपका। चलिए, नाउ अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, द लोअर ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट इज एसिडिक, ऐसा क्यों होता है बच्चे, जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं ना ट्रांजिशन मेटल्स के, ठीक है, वहाँ पे जो मेटल एटम होता है उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, किसके, मेटल के, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेसिक है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो बेसिक हो गया, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से ये डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए वो बेसिक होते हैं, ठीक है, लोअर ऑक्साइड्स जो होते हैं आपके, ठीक है, समझ में आ गया। क्रोमियम इज हार्ड मेटल वेल मरकर इज लिक्विड मेटल, ऐसा क्यों बच्चे, क्रोमियम के पास ना, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग करता है, जबकि मरकरी के पास ऐसा नहीं है, इसलिए वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज डज नॉट वैरी मच विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, आयोनाइजेशन एनर्जी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखा जाता, ऐसा क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टेडी इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, सिंपल ग्रेजुअली इंक्रीज देखा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर, ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा होती चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो होता है N-1d इलेक्ट्रॉन्स का वो उसको काउंटर बैलेंस करने में लग जाता है, इसलिए वो ज़्यादा ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करता, ठीक है। नाउ गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन पैरा नाइट्रोटोल्विन अंडरगोज इटार्ड रिएक्शन, भाई इटार्ड रिएक्शन सिंपल आ गई, ये तो आपको इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये है, यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे आपका मिथाइल है, ठीक है ना, क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे CrO2Cl2, ठीक है, आपका हाइड्रोलिसिस की प्रेजेंस में, और आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे CHO और यहाँ पे आपका NO2, ठीक है। Why does benzoic acid exist as dimer in a protic solvent? बच्चा, जो बेंजोइक एसिड होता है अंडरगोज एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे बेंजोइक एसिड COOH है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से वो इंटरमोलिकुलर दूसरे एक मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो डायमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड in the presence of anhydrous AlCl3 forms toluene. What is the expected outcome if benzene is replaced by benzoic acid? And give reason in support of your answer. जो बेंजोइक एसिड होता है बेटा, वो रिएक्शन नहीं करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ। क्यों? क्योंकि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है वो कार्बोक्सिल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होगा फिडल क्राफ्ट की वजह से। कहने का मतलब क्या है कि जो बेंजीन है, अगर मैं बेंजीन की बात करूं, सिंपल रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड, यानी कि आपके पास आप एल्काइलेशन करा रहे हो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है ना, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आपको टॉल्विन देगा। BCH3 है ना, क्लोरीन निकल गया AlCl3 के साथ, आपका टॉल्विन मिल गया। सिंपल, आपको फिडल क्राफ्ट का रूल ही होता है ना, ऑर्थो पैरा मिलते हैं आपको, या कुछ था नहीं, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं था, तो सिंपल टॉल्विन मिल गया। अब वो कह रहे हैं अगर ये बेंजोइक एसिड होगा तो क्या यही आपको आउटकम मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड के पास कार्बोनिल ग्रुप है बेटा। मैंने कई बार बताया मल्टीपल टाइम्स, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट्स नहीं बनते, आपका मेटा पे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये वाली रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने आपको नहीं बताया बच्चा, सैंपल पेपर में वही क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स अंडरगोज, अच्छा, डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। हाउएवर एक्स विद कंपाउंड वाई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बेकेनिजारो हो गया, टू गिव कंपाउंड 1,3 डाइफेनल प्रोप 2 in 1 ऑन। एक्स वाई आपको पता करना है। देखो सिंपल है, एक्स आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और जो वाई है वो आपका एसिटोफिनोन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपको पता नहीं, केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, एसिटोफिनोन के साथ COCH3, ठीक है, आपको डाइल्यूट NaOH करना है, ठीक है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है ना आपका, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो सिंपल मिलेगा आपको ये, यहाँ पे CH इस तरह से डबल बॉन्ड, ठीक है, मैं फिर से बनाती हूँ एक बार, यहाँ पे CH, ये पाई बॉन्ड है आपका, देन आपका यहाँ पे है दिस कीटोन, और ये आपका बेंजीन, जो प्रोडक्ट है ना ये वही बनाया है मैंने, ठीक है। आपको एक केमिकल टेस्ट देना है डिस्टिंग्विश करने के लिए एक्स और वाई में, ठीक है, सिंपल है। कौन सा टेस्ट करोगे आप? जो बेंजल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, आपका टॉलरेंस टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट आपको देगा, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, और जो एसिटोफिनोन है वो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, give the structure of all possible dipeptides formed when the following 2 amino acids form a peptide bond। आपको जितने भी पॉसिबल डाइपेप्टाइड के स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे बताने हैं जब भी दोनों को दोनों रिएक्शन करेंगे एलेनाइन एंड ग्लाइसिन आपस में, ठीक है। तो देखो बच्चा, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे ना तो क्या क्या आपको बना के देंगे, देखो ज़रा, ये है आपका H2N CH2, ठीक है, मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख रही हूँ, COOH, ये रिएक्शन करेगा इस ग्लाइसिन के साथ, इसका स्ट्रक्चर है H2N CH CH3, ठीक है, COOH, ठीक है, ये है आपका एलेनाइन, ये वाला, ठीक है, और ये है आपका ग्लाइसिन, ठीक है बच्चा। ये जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, ठीक है ना, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो, क्या बनेगा? H2N CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 COOH। वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव किया गया है? यहाँ से, ठीक है, आपका ये वाला OH और ये वाला H2O यहाँ से रिमूव किया गया है, नहीं आपका यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2, वेट मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार, ये वाला
आपके पास है COOH, है ना, तो ये ऑक्सीजन और ये वाला H2 वाटर रिमूव हुआ और बाकी सारा बॉन्ड जितने भी एटम्स है सब आपस में अटैच कर दिए। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, कैराटिन, इंसुलिन and myosin are a few examples of proteins present in the human body. Which type of keratin is identify which type of protein is keratin and insulin and differentiate between them based on their physical properties. जो कैरेटिन होता है बच्चा, वो होता है एक फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वो तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं, इस तरह के जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो जनरली इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, और जो इंसुलिन होता है इट्स अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जब चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड की, वो कोइल करती है आपस में। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप देती है जो कि सोल्युबल इन वाटर होती है। तो हो गया डिफरेंस, कैरेटिन इज इनसोल्युबल इन वाटर, फाइब्रस प्रोटीन है। इंसुलिन सोल्युबल इन वाटर क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, now Neeta was experimenting in the lab to study the chemical reactivity of alcohols. She carried out a dehydration reaction of propanol at 140 degrees Celsius to 180 degrees Celsius. Different products were obtained at these two temperatures. Identify the major product formed at 140 degrees Celsius and mechanism followed in this case. बच्चा ये आपको एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है। इथेनॉल जब डिहाइड्रेशन करता है एट 140 डिग्री सेल्सियस तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, इट इज SN2 रिएक्शन। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड। मेजर क्या बनेगा, जब टेम्परेचर को आप एक्सीड कर दोगे एट 180 डिग्री सेल्सियस तो वहां पे आप लोगों का बनेगा एलिमिनेशन की वजह से वहां आपका बनेगा एल्कीन। ठीक है, एनसीईआरटी की रिएक्शन प्रॉपर आपको दे रखी है। नाउ वेरियस आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स विद द जनरल फॉर्मूला undergoes hydrolysis reaction. Among them, compound A is the most reactive through SN1 mechanism. Identify A, citing the reason for your choice and write the mechanism for the reaction also. बच्चा जो A है आपका वो होगा CH3 whole thrice CCl टर्जरी क्लोराइड है ये आपका। ठीक है, इट्स अ कार्बोकटाइन। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से जो ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और सारे सारे पॉसिबल आइसोमर्स आपको देगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 28, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। आपको सिंपल नर्स्ट इक्वेशन लगानी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log KC। ठीक है ना, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है तो केसी का फॉर्मूला लगाओगे आप लोग। ई सेल की वैल्यू 0 होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है ना। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस तो एट इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो वहाँ पे ई सेल की वैल्यू आपके लिए 0 हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो बस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका जो ई सेल आएगा EMF आएगा दैट विल बी ई नोट सेल जो आएगा EMF दैट विल बी 1.8152। ठीक है, नाउ अब पूछा है व्हाट विल बी द ई नोट ऑफ द हाफ सेल दिस इफ ई नोट ऑफ हाफ सेल दिस इज दिस। तो बस सिंपल है, आपको कैथोड माइनस एनोड का फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1.66 वोल्ट। ठीक है, इजी है। नाउ सेक्शन डी। ठीक है, आपसे पूछा है प्रिडिक्ट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए आपको दिख रहा है। सबसे पहले लिखिए रेट। रेट कैसे लिखोगे, K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ Br2। ठीक है, ओके। अब देखिए रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए आप लोग। रिएक्शन को बैलेंस जब करोगे 2H है और Br आपके 2 है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड ऑलरेडी। ठीक है ना, अब आपको देखो ऑर्डर नजर आ रहा है। ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, ऑर्डर इज 1+1। यहाँ पे 1 है और 1 है तो ऑर्डर इज 1+1 मीन्स 2 ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी हो जाएगी ये वाली। और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है बेटा। यहाँ पे जो आपका ऑर्डर आएगा दैट विल बी 3/2, क्योंकि जो Br2 की पावर ना दैट इज 1/2 बेटा, कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जो रेट कांस्टेंट की यूनिट आएगी दैट विल बी मोल
माइनस हाफ, लीटर हाफ, सेकेंड इनवर्स, ठीक है, दिस विल बी द यूनिट बेटा। ओके, चलिए, कुछ मिसिंग था इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ हाउ विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन इज अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज ट्रिपल्ड। अब देखो इस Br2 की कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दिया आपने, तो क्या फर्क पड़ेगा? ट्रिपल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे थ्राइज हो गया, है ना, समझ में आया? थ्राइज हो गया, तो यानी कि आपका यहाँ पे आ गया हाफ पावर है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो रेट क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, ठीक है। चलिए, व्हाट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विल ट्रिपल द रेट ऑफ द रिएक्शन? हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दें कि रेट आपका ट्रिपल हो जाए? तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन कर दोगे? जब Br2 की कॉन्सेंट्रेशन को आप ट्रिपल कर दोगे बेटा, ठीक है ना, तो तब आपका रेट ट्रिपल हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट है आपका सी। सपोज अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी वॉज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ ए एंड बी, है ना। अगर दोनों की हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान ले, तो रेट इक्वेशन आपको ये दे रखी है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द these two mechanisms is consistent with this experimental finding and why? दो मैकेनिज्म दे रखे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन सा फॉलो करेगा। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है ना, तो इसलिए मैकेनिज्म 2 आपका फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप आपको दिखाई दे रहा है A + B गिव्स यू C + D, ठीक है। चलिए, 30th क्वेश्चन है। आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है बेटा, ये सारा सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन है पूरा का पूरा। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको देने हैं। आपसे पूछा है कि स्टडी द अबव डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वर्सेस पीकेबी वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोपाइल अमाइंस, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा इसका, वो बनेगा इस तरह से, ये वाला ग्राफ बनेगा, बना के देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज 3.7, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पीकेए वैल्यू ऑफ दिस कंपाउंड, तो वो होगी आपके 9.1, ये आपको आपके इस टेबल से मिल जाएगी। सी ऑप्शन है, सी क्वेश्चन है, पीकेए वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड पिपेरिडीन फॉर्म्ड विद सब्स्टिट्यूएंट एक्स इज फाउंड टू बी 8.28, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, तो इसका आंसर होगा 3.5। What is the most suitable pKa value of the substituted propyl amine formed with substituent X with electronegativity 3.0? इसका आंसर होगा 10.15। Now section E, ठीक है। A purple colored compound A, which is a strong oxidizing agent and used for bleaching of wool, cotton, silk and other textile fibers, was added to each of the 3 test tubes along with H2SO4. It was followed by strong heating. In which of the above test tubes A, B or C violet vapors will be formed? इसका आंसर होगा C बेटा, पोटेशियम आयोडाइड से ही होता है, ठीक है। The bubbles of gas evolved will extinguish a burning matchstick. Write an equation for each of the above observations. Obviously वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। आपको दोनों के लिए रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट के लिए रिएक्शन होगी आपकी, वो होगी आपकी 10 iodide molecules plus MnO4 negative plus 16H plus will give you 5I2 plus 2Mn plus 2 plus 8 water, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब ए के लिए कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, जो बी का आंसर है आपका सेकंड वाले का, उसके लिए इक्वेशन होगी ऑक्सलेट C2O4 - 2 plus 2MnO4 negative प्लस 16H प्लस, क्योंकि यहाँ ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है ना, गिव्स यू 10 CO2 प्लस 2 Mn प्लस 2 एंड प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका बी। अ मेटल आयन Mn प्लस of the first transition series having D5 configuration combines with 3 dentate ligands assuming delta O is less than P, ठीक है बच्चा। ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द 3D ऑर्बिटल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। बड़ा इजी है, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करना है आपको 3D कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। देखिए जरा डायग्राम कैसे होगा आपका, यहाँ पे है, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 1 2 3 4,
ठीक है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, ठीक है। फिर आप दिखाएंगे यहाँ पे T2G, यहाँ पे आप दिखाएंगे Eg, ठीक है ना। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे और यहाँ पे आपके आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रहा आपका, जब डेल्टा O लेस देन P है मीन्स पेयरिंग जो है वो आपकी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn प्लस इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड वाई, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp3d2, क्योंकि आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कौन सा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइडेंटिफाई A B C D E एंड F इन द फॉलोइंग टेबल। जो A होगा दैट विल बी CO+2, B विल बी 3, C इज D2sp3, ठीक है। D होगा आपका पैरामैग्नेटिक, E होगा आपका sp3, F होगा आपका टेट्राहेड्रल। कैसे देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। तो ए क्या हो गया आपका कोबाल्ट+2, आपसे मेटल पूछा, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है, हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दे दिया। बी क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, कोबाल्ट की +2 आएगी यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीडेशन के स्टेट के हिसाब से जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दैट विल बी 3, और पैरामैग्नेटिक है ऑब्वियसली। ऐसे आप सारे करके देखेंगे, आपके सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका आयनिक इक्वेशन लिखनी है फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट विद हाइड्रोजन सल्फाइड एंड FeSO4। ये भी आपकी रिएक्शन सारी एनसीईआरटी में आपको गिवन है, आपको वहाँ से आप बड़े आराम से देख सकते हो बच्चा। Now give reason. The reaction of ethanol with acetyl chloride is carried out in presence of pyridine. इसका रीजन आपको देना है बच्चा। इसका रीजन क्या है कि pyridine is a strong organic base. फंक्शन क्या होता है pyridine का, रिमूव करना HCl को फ्रॉम द रिएक्शन, तो इसीलिए इसे हम यूज करते हैं, ठीक है। क्रेसोल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल्स, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, आपके मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो फिनोक्साइड आयन के फॉर्मेशन को फेवर नहीं करते और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस जो प्रोसेस है आपका यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। आइडेंटिफाई द अल्काइल ब्रोमाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2-ethoxy-3-methyl पेंटेन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये आपका होगा C2H5Br, ये अल्काइल ब्रोमाइड होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपको होना चाहिए। और जो आपका ईथर होगा, सॉरी जो सोडियम एल्कोक्साइड होगा वो होगा आपका CH3, CH2, CH, यहाँ पे CH3, CH2, CH2ONA, ठीक है। कैसे पता चला, आपके इस वाले स्ट्रक्चर से पता चला, ठीक है। कन्वर्ट टॉल्विन टू 3-नाइट्रोबेंजोइक एसिड कैसे करोगे बेटा, सबसे पहले आप करोगे अल्कलाइन KMnO4, आपका बनेगा बेंजोइक एसिड, फिर नाइट्रेशन करोगे तो मेटा पे नाइट्रो लग जाएगा, ठीक है। बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, सिंपल है, बेंजीन का नाइट्रेशन कीजिए, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, फिर कर दीजिए एसाइलेशन तो आपका एसाइल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। Now, out of formic acid and acetic acid, which one give the HVZ reaction, जहाँ पे अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी कि वो होगा आपका एसिटिक एसिड। सुटेबल रीजन देना है आपको सपोर्ट करने के लिए आंसर को, और केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है, क्योंकि जो HVZ हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होती है बेटा, वो होती है अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में, जो आपको देती है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एंड रेड फॉस्फोरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अल्कोहल्स आर एसिडिक बट दे आर वीकर एसिड्स देन वाटर, ऑब्वियसली। अरेंज वेरियस आइसोमर्स ऑफ ब्यूटानॉल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर एंड गिव अ रीजन फॉर द सेम। तो आप लिख लीजिए ब्यूटेन 1-ऑल सबसे पहले होगा, ठीक है, ब्यूटेन 1-ऑल, फिर आपका आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, हाँ, तो ब्यूटेन 1 सबसे कम हो गया, देन ब्यूटेन 2-ऑल, फिर 2-मिथाइल प्रोपेन ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ये सारे क्या हैं, आइसोमर्स हैं ब्यूटेनॉल के, ठीक है। ड्रॉ करके देखिएगा, रीजन बताना है, रीजन क्या होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। कैसे, अल्कोहल्स की इंक्रीज करती है OH बॉन्ड के पोलैरिटी की वजह से, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप जितने ज़्यादा लगे होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए which is a Grignard reagent is used to obtain 2-methyl butane 2-ol on reaction with carbonyl compound B. Identify A and B and equation भी लिखनी है। तो A क्या होगा आपका? A है आपका RMgX और B है आपका कीटोन दैट इज RCOR। ठीक है, ये कीटोन है आपका। तो रिएक्शन लिखनी है आपको, रिएक्शन लिख देते हैं हम यहाँ पे। रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी बच्चा ब्यूटेनोन CH3CO CH2CH3। ठीक है, CH3 MgBr से रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, बना के क्या देगा आपको? CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OMgBr। ठीक है, फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे CH2CH3। अब इसका आपने किया हाइड्रोलिसिस, आपको मिलेगा यहाँ पर OH, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। An experiment was carried out in the laboratory to study depression in freezing point. 1 molar aqueous solution of aluminum nitrate and 1 molar aqueous solution of glucose were taken. From the given figure, identify solution 1 and solution 2. Solution 1 होगा बेटा, एक्चुअली solution 1 जो होगा आपका, पहले मैं समझा देती हूँ कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। आपको पता है, ठीक है ना, कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ इट इज इंटरप्रेटेड, हमें दिख रहा है कि जो सॉल्यूशन 2 है वो ज़्यादा डिप्रेशन शो कर रहा है। सॉल्यूशन 2 ज़्यादा डिप्रेशन शो कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है, तो जो 1 मोलर का एल्यूमिनियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है ना बेटा, उसकी जो आई की वैल्यू है दैट इज 3, दिख रहा है हमें, वेंट ऑफ फैक्टर इज 3। और जो 1 मोलर का ग्लूकोज है उसका जो आई है वो 1 है। ठीक है, इसकी वजह से जो एल्यूमिनियम नाइट्रेट है उसका हाई डिप्रेशन है। ठीक है, और जो आपका सॉल्यूशन 2 है एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, वो हाई डिप्रेशन शो करेगा। हाँ, यस, और सॉल्यूशन 1 का डिप्रेशन जो है वो कम होगा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 की बात कर रहे हैं ना आपका। हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया? नाउ the osmotic pressure of a solution of cane sugar was found to be this atmospheric at 300 Kelvin. If the solution was diluted 5 times, calculate the osmotic pressure at the same temperature. बच्चा पाई इज इक्वल टू CRT आप फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है ना, आपको सेम टेम्परेचर पर निकालना है। तो पाई आपको दे रखा है 2.46। ठीक है, और आपका यहाँ पे निकालिए आप पाई 1 अपॉन पाई 2 इक्वल टू N अपॉन V1 मल्टीप्लाइड V2 अपॉन N। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप निकालिए। ठीक है बच्चा, तो जो पाई 2 है आपका वो आ जाएगा 0.528 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर केन शुगर का डिक्रीज हो सकता है अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो। ठीक है, ये आपका इस वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, while giving intravenous injections to the patients, the doctors take utmost care of concentration of solution used. Obviously, why is it necessary to check the concentration of the solution? बेटा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि solutions की जो concentration है that should have as that of blood cells. अगर solution ज़्यादा concentrate हो जाता है तो जो blood की concentration है वो blood cells को decrease कर देगी, shrink कर देगी, blood cells को shrink कर देगी, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू एंडोस्मोसिस। इसीलिए अगर कंसंट्रेशन कम है, समझ रहे हो, अगर कंसंट्रेशन कम है तो
जो ब्लड है वो स्वेल कर जाएंगे, जो ब्लड सेल्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे, जिसकी वजह से दोनों ही सिचुएशंस आपके लिए खतरनाक है। यानी कि ब्लड सेल्स का श्रिंक करना भी खतरनाक है और ब्लड सेल्स का स्वेल करना भी खतरनाक है। इसलिए कंसंट्रेशन का चेक टाइम टू टाइम किया जाता है, ध्यान रखा जाता है इस चीज़ का। समझ में आ गया? Now the last question, B part. A solution of phenol was obtained by dissolving this kilogram of phenol in 1 kilogram of benzene. Experimentally, it was found to be 73% associated. Calculate the depression in freezing point recorded. कैसे निकालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? आपको दे रखा है 2C6H5OH फिनॉल है आपके पास, गिव्स यू C6H5 होल ट्वाइस। ठीक है, सिंपल आपका एसोसिएशन हो रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके C है और यहाँ पर 0 है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? C1 माइनस अल्फा और यहाँ पर होगी C अल्फा अपॉन N। ठीक है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऐसी होता है बेटा, मैंने सिखाया है आपको। नाउ इट इज गिवन एक्सपेरिमेंटली, जो फिनॉल है दैट इज 73% एसोसिएटेड। फिनॉल इज 73% एसोसिएटेड। ठीक है बच्चा, इस वजह से जो अल्फा है दैट इज 0.73। ठीक है, अब जो रिलेशन है आपको पता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, जहाँ पे जो एन है वो हाफ है फिनॉल का, क्योंकि वो डाइमर है, क्योंकि फिनॉल आपका हाफ है। तो सारी वैल्यूज को पुट करिए, 0.73 इक्वल टू 1 माइनस आई। मैं थोड़ी खाली जगह पे लिखती हूँ बेटा, वेट। वैसे भी लास्ट क्वेश्चन यही सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। 0.73 इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन में माइनस 0.5, तो जो आई निकल कर आएगा दैट विल बी 0.635। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू आई के एफ एम, पता है आपको। यहाँ से वैल्यूज पुट करिए, एक्सप्रेशन डाली सारे मोलालिटी के, तो आपका जो डेल्टा TF निकल कर आएगा यहाँ से दैट विल बी 0.691 केल्विन। ठीक है, तो यही आपको निकालना था। समझ में आया? तो यहाँ पे कंप्लीट होती है बेटा आपके सैम्पल पेपर 2025 का, जो CBSE ने आपको दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। और मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की, आपको समझाने की। फिर भी कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन अलग से आपको समझना है सेपरेटली, तो मैं आपके लिए वीडियोस क्रिएट कर दूंगी। लेकिन प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या आप किस तरह के और वीडियोज़ को चाहते हैं। ठीक है, और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।